करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव्य। मैं हूं आपके साथ जायरा। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आयुर्वेद पद्धति, प्राकृतिक चिकित्सा और योग के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। आज हम आपको आयुर्वेदिक तरीके से लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या कमर के दर्द का इलाज बताएंगे। अगर आपको कमर में अकड़न, पीठ और जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है, जिसके कारण आप रात में ठीक से सो भी नहीं पाते, अगर जोड़ों के दर्द के कारण रात में 3-4 बजे आपकी नींद खुल जाती है और आप असहज महसूस करते हैं, तो जल्द डॉक्टर से सलाह लीजिए, क्योंकि आपको स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो सकती है। लंबर स्पॉन्डिलाइटिस से पीड़ित व्यक्ति के रीढ़ के जॉइंट में सूजन आ जाती है, जो कमर दर्द और गर्दन के दर्द का एक कारण है। इस रोग में दर्द धीरे धीरे बढ़ता जाता है। गंभीर स्थिति में गर्दन, कंधों और कमर को चलाना भी मुश्किल हो जाता है। स्पॉन्डिलाइटिस में अंदरूनी तौर पर रीढ़ के जोड़ खुल जाते हैं, हड्डियों के टूटने की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। कभी रोग की गंभीर स्थिति में हाथ पैरों में झनझनाहट और सुन्नपन की समस्या भी पैदा हो जाती है। आमतौर पर यह इस पर निर्भर करता है कि पीड़ित व्यक्ति को कितनी जल्दी उपचार मिला है। अगर युवाओं में समस्या हो तो उसे प्रथम अवस्था की बीमारी मानकर सामान्य उपचार से ठीक किया जाता है, लेकिन यदि समस्या पुरानी है तो कई तरह से उपचार किया जा सकता था। लेकिन अगर हम बात करें स्पॉन्डिलाइटिस की, तो ये तो थी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या कमर के दर्द से जुड़ी बुनियादी जानकारी। ज्यादा जानकारी देंगे हमारे आज के विशेषज्ञ वैद्य गुंजन अग्रवाल जी। वैद्य गुंजन का परिवार पारंपरिक आयुर्वेदिक चिकित्सा से लंबे समय से जुड़ा रहा है। आप अपने परिवार की चौथी पीढ़ी के युवा वैद्य हैं, जो साक्ष्य आधारित आधुनिक आयुर्वेदिक अभ्यास की पारंपरिक प्रथा को निभा रहे हैं। आपने माइग्रेन, हाइपोथायरॉयडिज्म, बचपन के अस्थमा, जोड़ों और रीढ़ की बीमारी, चेहरे के पक्षाघात जैसी बीमारियों के उपचारों ने कई रोगियों और परिवारों को फायदा पहुंचाया है। तो ये तो थी वैद्य जी की संक्षिप्त परिचय। अगर आप लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या कमर के दर्द संबंधित कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस हमारी खुल चुकी हैं और हमारा फोन नंबर है 012061273937। इसके अलावा आप 012061273938 भी डायल कर सकते हैं। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। और डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुंजन सर, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे कि लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या कमर के दर्द को आयुर्वेद कैसे देखता है? रीढ़ की संरचना से ये कैसे प्रभावित होता है? नमस्कार जायरा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे ये मंच प्रदान करने के लिए। और देखिए, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस अब ये लाइफस्टाइल डिजीज बन चुकी है। अगर हम इसे थोड़ा मॉडर्न में देखें तो इसे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस या लंबर स्पॉन्डिलोसिस कहते हैं। और इसको आयुर्वेद में अगर हम बात करें तो कटिग्रह, कटिशूल और वात व्याधियों के अंदर लिया जाता है, जिसमें वायु जब हमारी बढ़ जाती है तो इस टाइप की व्याधियां होती हैं। ये एक लाइफस्टाइल का एक पार्ट हो गया है। अगर मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल दूं, ये हमारी वर्टिब्रा है और वर्टिब्रा में ये हमारे डिस्क होती है बीच में, ये पीछे से स्पाइनल कॉर्ड होती है। ये डिस्क जब स्पाइनल कॉर्ड को कंप्रेस करती है तो हमें इस टाइप की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जिसे कहते हैं कटिग्रह, मतलब कमर दर्द, पैरों में सुनपन होना, कमर में झंझनाहट होना, जकड़ाहट रहना, सुबह उठते हैं तो चला नहीं जाता है, थोड़ी देर चलने के बाद रिलीफ मिलने लग जाता है। इस टाइप की प्रॉब्लम पेशेंट कंप्लेन करता है कि 10 मिनट और हम चल पाते हैं, उसके बाद हमें बैठना पड़ता है। ये बहुत कॉमन हो गया है आज के समय में। और आयुर्वेद में इसका एक अच्छा स्थायी रूप से उपचार किया जा सकता है। जी जी, तो आयुर्वेद के मुताबिक इसके होने के क्या कुछ कारण हो सकते हैं? देखिए, आयुर्वेद में कटिशूल, कटिग्रह का जो कारण बताया गया है, पहले 5000 साल पहले आयुर्वेद लिखा गया है, शायद उससे भी पुराना है। तो उसमें बताया गया कि घुड़सवारी करना, बहुत ज्यादा झुक के काम करना, ये एक मुख्य कारण बताया गया है। अब आज के समय में घुड़सवारी तो नहीं होती है, तो उसकी जगह बाइक ने ले ली है।
आपकी कार्स ने ले ली है, या फिर हमारा झुक के काम करना है, पोजीशन मेनली है, एनाटॉमिकल पोजीशन की बीमारी है। जी, तो मोटापा है, उसकी वजह से है। मुख्य लक्षण इसके क्या पाए जाते हैं, क्योंकि ये बीमारी इन दिनों काफी आम हो चली है। पहले जहां किसी को हम देखते थे ये बीमारी हो रही है, और अब यंग एज में भी काफी लोग इससे पीड़ित होते हैं। लक्षण क्या होते हैं इसके? जी बिल्कुल, अब इसमें बीमारी का वक्त में लक्षण जो रहता है, सुनपन या फिर झुंझुनाहट का एहसास होना पैर में, और स्पेसिफिकली आपके कूल्हे से नीचे पैर की तरफ जाता है। पेशेंट कहता है पीछे से डॉक्टर साहब ये दर्द मेरा स्टार्ट होता है, कमर में जकड़ाहट रहना, दर्द रहना, दुखन रहना, चलने में कठिनाई होना। अब गंभीर मामलों में जब बहुत ज्यादा ये अपना उग्र हो जाता है तो ये पेशाब और आपके मल के रास्ते को भी रोक देता है, मीन्स आपके यूरिन एंड फीकल रिटेंशन इसमें हो जाती है। जी, तो ये सिम्टम्स होते हैं, इसके जरिए आप पहचान सकते हैं कि अगर आप इससे पीड़ित हैं तो। आमतौर पर डॉक्टर साहब क्या लगता है कि कौन सा उम्र वर्ग जो होता है सबसे ज्यादा गिरफ्त में आता है इस बीमारी के? पहले की अगर हम बात करें सन 2000 के आसपास जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है, तो ये आफ्टर 30 होता था। पर मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में 20 साल के बच्चों में, 15 साल के बच्चों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, ड्यू टू पुअर पोस्चर, जिसकी वजह से ये रहता है। एक्सरसाइज बच्चे करते नहीं है, डिजिटल गेम्स खेलते हैं, फिजिकल गेम्स आजकल बच्चे नहीं खेलते हैं। और इंसिडेंस भी अगर हम बात करें तो ये डिपेंड, अलग अलग स्टेट में अलग अलग इसकी परसेंटेज है। तो अगर जो छोटी स्टेट है जहाँ पे वर्किंग कम है, जहाँ पे अभी भी लोग ज्यादा भागा दौड़ी नहीं होती है, तो वहां पर इसका इंसिडेंस कम देखा जाता है। जम्मू कश्मीर में 23-30% इसमें केसेस देखे जाते हैं ऐसी स्टेट में, और महाराष्ट्र में ये सबसे ज्यादा है, 65% इसमें जो इंसिडेंस देखा जाता है इस बीमारी का। जी, मतलब इसका की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो आपकी अच्छी रहनी चाहिए, तो इस वजह से आप इस बीमारी से बच सकते हैं। जीवन शैली में बदलाव से भी लंबर स्पॉन्डिलाइटिस होता है क्या? जी बिल्कुल, जीवन शैली के बदलाव से इसका बहुत सटीक और सीधा असर पड़ता है हमारी जीवन शैली पे। हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं, हम व्यायाम जैसे इसमें फायदेमंद रहता है, पर गलत तरह के ऐसे आप व्यायाम करते हैं तो भी इसमें नुकसान होता है। जैसे लोग जिम आजकल काफी प्रचलन है जिम में जाना, पर जिम में जब लोअर बैक की वो एक्सरसाइज करते हैं, हल्का इसमें कुछ गलत, ट्रेनर अच्छा नहीं मिलता, कुछ बच्चे नए होते हैं वो गलत तरीके से वेट उठाते हैं, तो ये बहुत जल्दी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। जी, ऐसा कहा जाता है कि स्पॉन्डिलाइटिस को नजरअंदाज करने से गंभीर रोग भी पैदा हो सकते हैं, और कई बार इसका खतरा भी और ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है, और किस तरह के कॉम्प्लिकेशंस होने की संभावना रहती है अगर ऐसा होता है तो? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। अब इसको हमें नजरअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में हम इसे बहुत जल्दी ठीक कर सकते हैं। और जब पेशेंट की 80% 90% नर्व कंप्रेशन हो जाता है, ये जब अपना विकराल रूप ले लेती है, तो नीचे के पैर सूखने लग जाते हैं, पेशेंट बिल्कुल अपना वजन नहीं ले पाता। पेशेंट कई बार हमारे पास स्ट्रेचर पे आता है, व्हील चेयर पे आता है, पैर पूरी तरह सूख चुका है मसल वेस्टिंग की वजह से, क्योंकि वहां पे नर्व सप्लाई नहीं है, महसूस नहीं कर पाता, चलते चलते चप्पल उतर जाती है। और बहुत ही गंभीर स्थिति में जब 90% 95% जब नर्व कंप्रेशन हो जाता है, तो पेशाब और मल का रास्ता भी रुक जाता है, रास्ते में उसकी सेंसेशन रुक जाती है। तो किस तरह के आयुर्वेदिक क्रियाओं से इसका इलाज संभव है, ये विस्तार से जानना चाहेंगे आपसे। आयुर्वेद के जरिए कैसे हम इसे दूर कर सकते हैं? जी बिल्कुल सही कहा। मॉडर्न में तो इसका कोई सेटिस्फैक्टरी ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेद में पंचकर्म का इसमें बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण उसमें उसका फायदा मिलता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रोल है इसमें पंचकर्म का। आयुर्वेद के ही एक उसमें पार्ट रहता है पंचकर्म का। इसमें कटिवस्ती, आपकी योग वस्ती है, बहुत सारी टाइप की थेरेपीज होती हैं इसमें, जिससे डायरेक्टली पेशेंट के कंप्रेशन पे भी असर पड़ता है। डॉक्टर साहब, इन थेरेपीज के बारे में हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ नोएडा से मनीष जुड़ चुके हैं। मनीष जी, सवाल पूछ सकते हैं अपना। मैम मुझे पूछना है, जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी पीठ में ना दर्द होता है बहुत ज्यादा, लेकिन पूरे दिन शाम तक आते आते फिर वो सही हो जाता है, तो इसके लिए क्या उपाय करना चाहिए मुझे? जी डॉक्टर साहब, क्या सलाह देंगे? हाँ जी मनीष जी, जो आपको सुबह सुबह जब आपको जकड़ाहट होती है, जो दर्द होता है, ये आपका इन्फ्लेमेटरी पेन है। इसे कटी ग्रह के अंदर हम इसे लेंगे। आप थोड़ा सा इसमें गर्म पानी की सिकाई करें। अगर महानारायण तेल आपके पास आसपास अवेलेबल किसी भी आयुर्वेदिक स्टोर पे हो जाएगा, उसको आप अप्लाई करें, रात को अप्लाई करके सोएं। और एक भुजंग आसन और मरकट आसन अपनी प्रैक्टिस में लेके आए, क्योंकि
डायरेक्टली ये आपके नर्व कंप्रेशन के ऊपर काम करेगा और इससे आपको बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। जी जी मनीष जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। डॉक्टर गुंजन, जैसे कि हम बात कर रहे थे तमाम थेरेपीज के बारे में, अब आप विस्तार से बता सकते हैं। जी, इसमें वस्तीकरण होता है। वस्तीकरण में इसको हम मॉडर्न तरीके से समझे तो एनिमा थेरेपी होती है एक टाइप की, पर इसका काम हमारा पेट साफ कराना नहीं होता है। इसमें हम वायु जो हमारी अपान वायु जो वहाँ की एरिया है, जो उसकी फंक्शनिंग, उसकी फिजियोलॉजी है, उसका सर्कुलेशन है, उस चीज को इम्प्रूव करती है। इसका बहुत ही बेहतर, जो मैं अपनी प्रैक्टिस में देखता हूँ, मैं तो ऑलमोस्ट हर वर्ग का पेशेंट मेरे पास आता है, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। कटिवस्ती है, इसके बारे में आपको नेट पे मिल सकता है कि कटिवस्ती में आपका रिंग बना के एक हम तेल भरते हैं कमर में, इसका भी बहुत अच्छा उपयोग मिलता है। कुछ हमारी ट्रेडिशनल टेक्निक्स हैं, जैसे मर्म थेरेपी है आपका, जो कि एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर इसी से जन्मा है। अग्निकर्म है, जिसे हम तुरंत रिलीफ भी पेशेंट को दे पाते हैं। पेशेंट आता है, लंगड़ाता हुआ जाता है, बिल्कुल सीधा चलता हुआ। जी जी जी, तो ये जो तमाम थेरेपीज हैं, इसके जरिए इसका इलाज किया जा सकता है आयुर्वेद। डॉक्टर गुंजन, आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि पोस्चर सही रखना कितना ज्यादा अहम होता है? सही पोस्चर कैसे होता है और किस तरीके से हम ये जानते हैं कि अगर हम ऐसे रहेंगे तो हमें ये बीमारी नहीं हो पाएगी? पोस्चर तो सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें आपने कहा कि बहुत ज्यादा जरूरी है इसको ठीक रखना। जैसे अब ऑफिस जॉब बहुत हो गई है, अब वर्क फ्रॉम होम काफी हो गया है, तो लंबे समय तक बैठना पड़ता है, कई कई घंटों तक बैठना पड़ता है। तो उसमें अगर हम 20 मिनट या 30 मिनट से ज्यादा एक ही पोस्चर में लगातार बैठे हुए हैं, तो हमारे नर्व कंप्रेशन का वो चांसेस सबसे ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो बीच बीच में फ्रिक्वेंट ब्रेक लें, मीन्स थोड़ा सा उठे चले फिर बैठ गए, उससे काफी रिलीफ मिलता है। थोड़ा सा स्ट्रेट बैठने की आदत डालें अपनी उस पे, और स्पेशल चेयर्स आती हैं स्पाइनल लंबर सपोर्ट जिसे कहते हैं, स्पाइनल सपोर्ट के साथ उन चीजों पे थोड़ा सा आप खर्च करेंगे तो आगे चल के आपकी स्पाइन बहुत लंबे समय तक हेल्दी रहेगी। जी। जर्क कम से कम लगना चाहिए। जैसे हम बाइक पे जाते हैं उस टाइम जर्क बहुत लगते हैं, गड्ढे हैं तो उसमें आप कमर थोड़ा सा उठा लें, या बहुत इजीली आप अपनी प्रिकॉशन के साथ वहां से बाइक या गाड़ी को अपना निकालें। व्यायाम करें। व्यायाम में सबसे सरल व्यायाम जो हम स्टार्टिंग से बताएंगे वो वॉकिंग है। एक सर्वे हुआ था, मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, एक सर्वे हुआ था, उसमें देखा कि जो हमारे फादर की एज के हैं, मीन 50-60, उनके तो पोस्टमार्टम उनके हुए या फिर किसी डेड बॉडी पे उस पे पोस्टमार्टम उसमें देखा गया कि उनकी स्पाइनल मसल काफी स्ट्रांग थी, क्योंकि उस जमाने में लोग पैदल बहुत चलते थे। अब आज के जमाने में बैंक भी जाना नहीं पड़ता, जो कि बहुत नेसेसरी चीज है, वो भी मोबाइल पे हो जाती है। सब सामान मोबाइल पे आ जाता है, तो चलना ऑलमोस्ट निल हो गया है। मुश्किल से इंसान 1 से 2000 कदम पूरे दिन में चलता है, जो कि मिनिमम 6000 स्टेप्स मिनिमम होना ही चाहिए, तो चलना ही चलना है। जी। तो इन चीजों का पोस्चर पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। इसके अलावा योगा, हमारे भुजंग आसन, सर्पासन, मरकट आसन, पर इसको करने से पहले किसी अच्छे योगा टीचर से आप सामने करें, ताकि पोस्चर में एक्सरसाइज करने में या योगा करने में कोई गलती ना हो, नहीं तो इसका परिणाम घातक भी हो सकता है। जी बिल्कुल, और योगा बहुत महत्वपूर्ण है जैसे कि आपने बताया, और अगर हम इस चीज को फॉलो करें तो इस बीमारी से निजात भी पा सकते हैं और आने वाले दिनों में ये बीमारी हमें होगी भी नहीं, बचा भी इससे जा सकता है। लेकिन डॉक्टर साहब, आजकल हम देखते हैं कि कंप्यूटर के सामने बैठना ही पड़ता है अगर आप ऑफिस जा रहे हैं या वर्क फ्रॉम होम जैसे कि चल गया है कोविड सीजन में, तो जब आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए उन लोगों को और किन बातों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए जो इस बीमारी से बच सके? उनका पोस्चर कैसा होना चाहिए? जायदा जी, जैसे मैंने अभी बताया, जब वर्क फ्रॉम होम करना है तो एक चेयर आप कुछ अच्छी लें जो स्पाइनल सपोर्ट के साथ हो। बहुत सारी मार्केट में आती हैं, नहीं है तो स्पाइनल सपोर्ट अलग से भी आता है, जो कि किसी भी चेयर पे फिट हो जाता है, उसका यूज करें। 20 मिनट से 30 मिनट के बीच में एक शॉर्ट ब्रेक जैसा पानी पीने के लिए उठ सकते हैं, थोड़ा सा उठ के कमर को पीछे की तरफ बेंड कर सकते हैं। ठीक, ये आप जरूर करिए और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा अगर आप सिटिंग जॉब आपकी है तो। जी, और किस तरह की कसरत इसमें फायदेमंद होती है? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं लोग एक्सरसाइज कर लेते हैं, उनको उस बारे में जानकारी नहीं होती है, फायदे की जगह और उल्टा नुकसान हो जाता है उन्हें। तो इस चीज में किस तरह की जो कसरत होती है वो बेहतर रहती है लोगों के लिए? स्टार्टिंग स्टेज में फॉरवर्ड बेंडिंग वाली जो कसरत होती है उसको हमें अवॉइड करना चाहिए। फॉरवर्ड बेंडिंग में हैवी वेट नहीं उठाना चाहिए, हमें कार्डियो एक्सरसाइज थोड़ी ज्यादा करनी चाहिए जिसमें हमारी स्पाइनल मसल्स पे भी काफी असर पड़ता है। वॉकिंग हमें करनी चाहिए, जॉगिंग
अगर आपकी स्टेमिना अच्छा है, बहुत लंबे समय से वॉकिंग कर रहे हैं, फिर आप हल्के हल्के जॉगिंग पे आ सकते हैं स्लो। शूज अच्छे पहनने चाहिए उस टाइम, ताकि आपके कमर पे जर्क कम से कम लगे। ऊबड़ खाबड़ वाले रास्तों से बचना चाहिए। प्लेन या हार्ड सरफेस पे आप वॉक करें या जॉगिंग करें, तो इससे आपको काफी फायदा होगा। जी जी, खान पान पर किस तरीके से ध्यान देना चाहिए? कौन सी ऐसी चीजें खानी चाहिए जो इसके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं? देखिए, खान पान में इसका मोटापे पे बहुत ज्यादा असर है। जितना आपका वजन होगा उतना आपकी स्पाइन के ऊपर प्रेशर होगा। तो जंक फूड है, फास्ट फूड है, अननेसेसरी ऑयली फ्राइड फूड है, वो नहीं लेना चाहिए। अच्छा, घी की मात्रा, जैसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि घी कम खाना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। अब लोगों ने घी खाना तो कम कर दिया, पर रिफाइंड या प्लांट बेस्ड ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल है, ये बहुत ज्यादा मात्रा में ले रहे हैं, तो वो कोलेस्ट्रॉल नहीं, वो ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहा है। जबकि घी हमारे ज्वाइंट के फ्लूइड्स के लिए, उसकी रीजनरेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल एज अ मेडिसिन कह लीजिए या फिर नरिशमेंट होता है जी। तो घी, देसी घी का आप सेवन करें, पर कम मात्रा में आप करें, और कम से कम फास्ट फूड है, ताकि आपका वजन ना बढ़े और कॉन्स्टिपेशन ना हो। कॉन्स्टिपेशन भी इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है बीमारी को ज्यादा बढ़ाने के लिए। जी जी, अपना वजन आपको काबू में रखना है, मेंटेन रखना है, ये भी एक बड़ी वजह होती है इस बीमारी को होने की, जैसे कि आप बता रहे हैं। लेकिन जैसे कि अगर हम बात करते हैं, ये बीमारी आजकल छोटे बच्चों में भी देखने को मिल रही है, तो बच्चों को किस तरीके से उनकी जीवन शैली में बदलाव लाया जाना चाहिए ताकि वो कम उम्र में इस बीमारी से ग्रसित ना हो? बच्चों में विटामिन डी की कमी बहुत ज्यादा है, बड़ों में, बच्चों में, उस चीज का आप ध्यान रखें। प्रॉपर सनलाइट मिले उनको, नहीं मिलती तो आर्टिफिशियल या विटामिन डी दीजिए। सेकेंडली, उनको पोस्चर पे बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए उनके पेरेंट्स को, जो कि बिल्कुल एक कॉमन प्रैक्टिस हो गई है कि बच्चा उल्टा लेटा है, कैसे लेटा है, गेम खेल रहा है, मोबाइल में चला रहा है, स्कूटी बाइक चला रहे हैं, पैदल बहुत कम चलते हैं, फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, उस चीज को बढ़ाएं, तो इससे बच्चों पे काफी असर पड़ेगा अभी से। जी डॉक्टर गुंजन, ये जानना चाहेंगे आपके, क्या ओजोन थेरेपी से भी इसमें राहत मिल सकती है क्या? ओजोन थेरेपी के बारे में मैं बहुत ज्यादा इससे परिचित नहीं हूँ। इसके रिजल्ट हमने सुने हैं, पर मेरी स्पेशलिटी पंचक्रम में है, तो मैं पंचक्रम के नतीजों पे ज्यादा अच्छा आपको बता सकता हूँ। जी जी, तो वही हम देखते हैं कि अक्सर ऑयलिंग भी की जाती है, अलग अलग प्रकार के तेल भी कुछ ऐसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं जो देते हैं मरीजों को इस्तेमाल करने के लिए। इससे कितना असर होता है इस मर्ज के ठीक होने में? देखिए, जहाँ पे भी तेल का उपयोग होता है वहाँ पे वायु का शमन होता है। आयुर्वेद के अनुसार वायु का शमन होगा तो पेन में रिलीफ होगा। तो जितने भी पंचकर्म थेरेपीज होती हैं वो सब ऑयल बेस्ड होती हैं, तो उससे तेल से तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। कुछ तेल ऐसे आते हैं जो तुरंत प्रभाव करते हैं, जैसे एक्यूट आपको स्पॉन्डिलाइटिस है, मतलब तुरंत आपको कमर में दर्द हुआ है, तो कुछ तेल ऐसे आते हैं जो वो भी बहुत अच्छा काम करते हैं। कुछ तेल ऐसे होते हैं जो डीजनरेशन, जब हमारी स्पाइन डीजनरेट हो जाती है तो उसकी रिकवरी में बहुत अच्छा उसका उपयोग होता है। जी जी, जब इस बीमारी की फर्स्ट स्टेज होती है तो तब क्या कुछ उपचार हो सकता है इस चीज का? फर्स्ट स्टेज में सबसे बेस्ट है रेस्ट। जब हम रेस्ट करते हैं, तो अब आप स्पाइन का मॉडल देखेंगे, जब हम रेस्ट करते हैं तो हमारी स्पाइन लगभग ऐसे होती है। हमारी स्पाइन में जो प्रेशर हमारा रिलीज हो गया स्पाइन के ऊपर से, और ये वाटर को एब्जॉर्ब करती है, तो जितना वाटर एब्जॉर्ब करेगी उतना अपने आप को हील करती है। तो उस चीज का रेस्ट बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा मैंडेटरी है, चाहे वो कोई भी ट्रीटमेंट लें, एलोपैथिक लें, आयुर्वेदिक लें, रेस्ट बहुत जरूरी है। दूसरा, आपका स्टार्टिंग स्टेज में कोई योगा आसन जैसे भुजंग आसन, सर्पासन, मरकट आसन अगर आप करते हैं तो इस चीज से कम्प्लीटली क्योर हो जाएगा। जी जी, डॉक्टर गुंजन, एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं गुड़गांव से, डीपी सिंघल। क्या पूछना चाहेंगे डीपी सिंघल जी? लोअर बैक पेन। जी, लोअर बैक पेन के बारे में ये पूछना चाहते हैं। हाँ डीपी सिंघल जी, लोअर बैक पेन के बारे में ही मैं अभी तक बता रहा हूँ कि कमर दर्द, जिसे शूल कटी ग्रह कहते हैं, उसे लोअर बैक पेन ही कहा जाता है। इससे आपकी पोस्चर की वजह से आपकी वजन कितना है, आपकी जीवन शैली कैसी है, उसका सीधा असर पड़ता है लोअर बैक पेन में। आपकी ट्रैवलिंग कितनी रहती है, तो उस चीज का आप थोड़ा ध्यान रखेंगे, अपनी पोस्चर ठीक रखेंगे, ट्रैवलिंग कम करेंगे, वजन को मेंटेन करेंगे, और योगा थेरेपीज को योगा आसन को आप अगर अपनाएंगे तो आपको रिलीफ मिलेगा। और उसके बाद भी आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो आसपास कोई भी आपके कोई पंचकर्म सेंटर या कोई वैद्य हो, उनको मिल रही है आप आयुर्वेदिक डॉक्टर से, और वो आपको एक
परमानेंट सॉल्यूशन डेफिनेटली इसमें देंगे। जी 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 यादव जी, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। वहीं डॉक्टर गुंजन, कई बार डिस्क के अंदर का तरल पदार्थ अपने निर्धारित घेरे को तोड़कर स्पाइनल कॉर्ड के नर्वस सिस्टम की नसों को भी नुकसान पहुंचाने लगता है। इस पर क्या किया जा सकता है जब ऐसा हो तो? जी बिल्कुल, इसको कहते हैं हम एनुलर टियर। जो एनुलिज्म होता है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा आपको विजुलाइज हो रहा है, ठीक है जी, जी। ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड का डिस्क है, ये बीच में आप देखते हैं न्यूक्लियस है, ये एनुलर है। जब ये टियर होता है ये इस तरीके से ये लीक आउट होता है जी। और ये नर्व को सीधे कंप्रेस करता है। तो इसमें पंचकर्म, वस्तीकर्म, कटिवस्ती और कुछ हमारी मरम थेरेपी, कुछ हमारे ट्रेडिशनल ट्रैक्शन आप उसे कह सकते हैं, उसका नाम दे सकते हैं, जो कि ट्रेडिशनल से जो हमारे ट्रैक्शन उसमें आयुर्वेद में भी बताए गए हैं। तो उसकी वजह से ये योगा आसन की वजह से ये काफी हद तक, अगर बहुत पुराना नहीं है, कई साल पुराना नहीं है, तो पूरी तरह रिकवरी हो जाती है। इसके रेडियोलॉजिकल एविडेंस है, इस पर रिसर्च पेपर भी हैं। और अगर बहुत पुराना है फिर भी हम 70 to 80% तक रिकवरी दे सकते हैं। जी जी, एक कॉलर इस वक्त जुड़ चुके हैं, MS अग्रवाल। अग्रवाल साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? मैडम, मेरे कमर पे पेट के मतलब अराउंड, इसके बाद ये कोक दोनों तरफ, कोक के चारों तरफ दर्द रहता है। डॉक्टर से बात करना चाहते थे। जी जी, सवाल पूछिए अपना। जी हाँ जी, इस दर्द के बारे में आप। जी हेलो जी, हम सुन पा रहे हैं आपको, कहिए। ये हमें इसके कमर में चारों तरफ ये कोख के पास ये एक 8-10 दिन से ज्यादा दर्द हो रहा है। पहले ये राइट चेस्ट से पीछे तक जाता था, अब ये चारों तरफ हो रहा है। जी जी, क्या जवाब देंगे डॉक्टर गुंजन? जी, ये आपका रेडिएटिंग पेन इसमें बहुत कॉमनली देखा जाता है। पेन है हमारे स्पाइनल कॉर्ड में और रेडिएट होता है वो आसपास के एरिया में जहां जहां तक नर्व सप्लाई रहती है। तो इसमें आप अगर आपका वजन ज्यादा है, थोड़ा वजन कम करें, थोड़ा सा महानारायण तेल इसमें अप्लाई करें। वैसे तो आप किसी आयुर्वेदिक फिजिशियन के अंडर मेडिसिन लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो योगराज गूगल की अगर 1 ग्राम योगराज गूगल सुबह, 1 ग्राम योगराज गूगल शाम गर्म पानी से लें, इससे आपको रिलीफ मिलेगा। किसी अच्छी योगा ट्रेनर के अंडर भुजंग आसन, मरकट आसन, सर्प आसन जैसे जो स्पाइनल के योग हैं उसको आप करें तो आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट, आप बेड रेस्ट जरूर करें एटलीस्ट 5 डेज। जी जी, उम्मीद है रमेश अग्रवाल जी आपको जवाब मिल गया होगा। और इसी के साथ डॉक्टर गुंजन, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत अहम जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को स्पॉन्डिलाइटिस से जुड़ी हुई। और इसी के साथ आयुष्मान भव्य में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।